हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। पिछले वीडियो में टेक्निकल इशू के कारण आपका पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाया था। बाकी के जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको आज सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे उसमें 46 क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन है 47 नंबर पे जो क्वेश्चन है दिया है कि आवृत्ति के कम होते जाने पर सर्किट के इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। एज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर होता है 2πfl। तो यहाँ से जब आवृत्ति का मान, सर्किट की आवृत्ति को कम करेंगे तो यहाँ पर एक्सएल का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक्सएल का मान, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, आधार दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 20 सेंटीमीटर, एरिया कितना दिया है, ये आपका आधार है और ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है कि ऊंचाई बताइए। देखिए फार्मूला होता है 1/2 ए बराबर आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई मान रखेंगे तो यहाँ पर एरिया कितना मान दिया है 20, 1/2 गुणे आधार का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपसे पूछा है, इसको कटा देंगे 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 4। तो ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त की परिधि यदि 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस निकालेंगे, उसके बाद आपका परिधि मिल जाएगा। तो परिधि बराबर होता है 2πr, और परिधि बराबर 2πr, मान कितना दिया है 25। एरिया रेडियस निकालेंगे यहाँ से, तो r इक्वल टू 25 अपन में कितना हो जाएगा 2π। मान रखेंगे यहाँ पर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर का मान मतलब 25/2π इंटू 25 में कितना हो जाएगा 2π। पाई से एक पाई कटेगा और यहाँ पर हो जाएगा 25 में 25 का गुणा 625 और 2 इंटू 2 4 इंटू पाई, तो 625 अपान में 4π सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समांतर कंडक्टरों में विद्युत धारा प्रवाह की एक दिशा है, दो समांतर कंडक्टर हैं और विद्युत धारा की दिशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उनके बीच बल कैसा होगा, उनके बीच बल कैसा कार्यरत होगा, तो वह आपका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव यानी आकर्षण बल कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मोटर वाइंडिंग में बहती धारा दोगुनी हो जाए तो उत्पादित गर्मी का क्या असर पड़ेगा। देखिए धारा अगर दोगुना करेंगे तो यहाँ पर H इज इक्वल टू हीट के लिए I स्क्वायर क्या होता है RT। जब यहाँ 2 रखेंगे तो स्क्वायर यानी 4I, मतलब क्या हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितना हो जाएगा 4 गुना असर पड़ेगा उसके हीटिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक में वोल्टेज 10 मिली वोल्ट है, विद्युत प्रवाह 10 माइक्रो एम्पियर है, तो उसके मूल्य क्या होंगे। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 10 मिली वोल्ट एंड करंट थ्रू इट 100 माइक्रो एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का मान निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान में I। V का मान दिया है 10 मिली वोल्ट, तो V का मान हो जाएगा 10। अब मिली वोल्ट यानी 10 का पावर -3 चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 100 और गुणे 10 का पावर -6 माइक्रो को चेंज करेंगे, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर -3 गुणे 10 का पावर -5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 का पावर 5 हो जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा 10 का पावर 2, कितना हो जाएगा 10 का पावर 2 यानी 100 ओम। कौन सा होगा 100 ओम, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया कि 1 नैनो फैरेड के कैपेसिटर का 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नैनो फैरेड मतलब सी का मान कितना दिया है 10, नैनो का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 9, चेंज करेंगे फैरेड में हो जाएगा। और यहाँ पर आवृत्ति दिया है एफ का मान 1 मेगा हर्ट्स, मेगा का पावर 10 का पावर 6 होता है और ये हो जाएगा आपका हर्ट्स में। एक्सी का जब मान निकालेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान, तो यहाँ पर एक्सी इज इक्वल टू 1 में 2 पाई एफ सी होता है, ठीक है। एक्सी इज इक्वल टू 1 में 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1 में 2 गुणे 3.14 गुणे एफ का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 का पावर 6, 1 गुणे 10 का पावर 6 गुणा करेंगे उतना ही आएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 का पावर माइनस 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, जब गुणा करेंगे ये 10 और ये 10 का पावर 6, 10 का पावर 7 हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2। और इसका को जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 10 का पावर -2 पर चला जाएगा तो 10 का पावर 2 और इसका गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और कितना हो जाएगा 2.6। तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 100 बटा में आपका आ रहा है, ये पाई के पदों में दिया है, पाई का मान रखिए ही मत, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई, मतलब 100/2 पाई, 100/2 पाई होगा। यहाँ पर 100/2 पाई, इसको कटा देंगे तो 50/पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंडिंग का उपयोग मूलतः किसके संरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो बिजली का झटका बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए ग्राउंडिंग किया जाता है, ठीक है, अर्थिंग किया जाता है। जनरली आपका डबल ग्राउंडिंग किया जाता है पैनल ओएनएल में, जो पैनल होते हैं उसमें डबल ग्राउंडिंग किया जाता है सेफ्टी के लिए, कि अगर एक ग्राउंड वायर किसी कारणवश फॉल्ट हो जाता है तो दूसरा कार्यरत पे बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी प्रणाली की तुलना में डीसी प्रणाली का फायदा क्या है? एसी प्रणाली की तुलना में डीसी प्रणाली के फायदे क्या हैं? एसी प्रणाली की तुलना में द एडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम ओवर एसी सिस्टम इज, क्या होगा? देखिए, रिएक्टेंस कोई त्वचा प्रभाव नहीं, डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें आवृत्ति होता है 0 और इसको लंबे दूरी तक ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, डीसी सिस्टम को लंबे दूरी तक ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। इसीलिए एसी सिस्टम में जो हाई वोल्टेज वायर, जो टावर की जो लाइट होती है, ओवरहेड जो लाइन होती है, उसके कंडक्टर को आप बंडलिंग करके लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तार का एरिया बढ़ जाने से उसका स्किन इफेक्ट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए आप दिलों ये बंडल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि कंडक्टर की जो सतह होगी, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कम होगा, तो उसका जो परिधि समझ लीजिए तो क्या हो जाएगा, सतह से टकराने वाले जो स्किन इफेक्ट होंगे, स्किन इफेक्ट जो होगा सतह पर वो कम होगा, क्योंकि एरिया कम होगा तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, कम। वितरण लाइन में सर्वोच्च तार क्या है? न्यूट्रल। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपका सर्वोच्च तार क्या है? न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए उच्च वोल्टेज लाइनों का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च वोल्टेज लाइनों का उपयोग क्यों किया जाता है? त्वचा प्रभाव कम करने के लिए, लाइन नुकसान को कम करने के लिए, संचरण दोष को कम करने के लिए, जीवन काल में वृद्धि के लिए, लाइन नुकसान को कम करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो बढ़ता है, तो करंट का वोल्टेज जो होगा वो घटेगा, इसलिए वोल्टेज को बढ़ा करके संचरित किया जाता है, ताकि दूर तक जाने में जितना भी वोल्टेज लॉसेस होगा उसको मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतीक को पहचाने। 58, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल, क्या होगा? देखिए, ये आपका दिया है, ये है आपका एंड, ये क्या है? एंड गेट। बबल बना है, ये किसका सिंबल होता है? नॉट गेट का। नॉट गेट और एंड गेट के मिलने से आपका बनता है नैंड गेट। क्या बनता है? नैंड गेट, ठीक है। और गेट प्लस नॉट गेट के मिलने से क्या बनता है? नॉर गेट। ये आपका होगा नॉर गेट।
एक्सॉर गेट का सिंबल होता है आपका ये होता है आपका एक्सॉर गेट। और गेट का सिंबल होता है ये आपका और गेट का सिंबल होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक बिजली के आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा? देखिए, जो बिजली से आग लगती है उसको बुझाने के लिए आप जल मिस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वाटर मिस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है जल को बुझाने के लिए, ठीक है। अरे सॉरी, आग को बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिक से लगे आग को बुझाने के लिए आप जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का आग किस श्रेणी में वर्गीकृत है? तेल का आग किस श्रेणी में वर्गीकृत है? तो तेल का जो आग है, तेल से लगे आग, ऑयल फायर आर क्लासिफिकेशन ऑफ, ये आपका किस में आता है? मतलब क्लास ए में। जो वर्गीकरण क्या है, क्लास ए का होगा कि क्लास सी का होगा कि क्लास बी का होगा या नॉन? तो किसका होता है? क्लास बी का, ठीक है। क्लास बी जो होंगे वो तेल से, ग्रीस या गैसोलीन से जो लगने वाले आगे होते हैं वो क्लास बी में आते हैं। लकड़ी कागज आपका आता है ए में। लकड़ी कागज पेपर जैसे हो गया ये कपड़ा आपका ए में आता है, ठीक है। और सी के लिए आपके गैस हो गया, सी में क्या हो जाएगा? गैस हो गया, लिक्विड गैस हो गए, ये सब आते हैं आपके किसमें? क्लास सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आपके यूपीपीसीएल TG2 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर की रोशनी को क्या कहते हैं? एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर की रोशनी को क्या कहते हैं? तो प्रदीप्ति कहा जाता है। प्रदीप्ति के लिए होता है एक लक्स। एक लक्स बराबर यानी E=F अपान में फार्मूला होता है, ठीक है। F अपान में A, ये आपका होता है ल्यूमेन, इसका यूनिट होता है। और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। जब किसी सतह पर लंबवत प्रकाश आपतित होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत प्रकाश आपतित होता है, तो प्रदीप्ति का यूनिट होता है लक्स, यानी एक लक्स बराबर होगा ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री क्या है? मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हाई सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो 2 से 3% मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच आदर्श प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज आइडियली, क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो आइडियल रेजिस्टेंस होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रैक्टिकली रूप से अनंत नहीं होगा, आइडियल रूप से अनंत होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कोर आर लेमिनेटेड टू, कोर को लेमिनेट इसलिए किया जाता है रेड्यूस्ड एडी करंट लॉस, एडी प्रवाह क्षति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा पैरामीटर है जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में स्थिर होता है? आवृत्ति। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज और करंट को चेंज करता है, वोल्टेज को परिवर्तित करता है करंट के सापेक्ष, लेकिन नॉट चेंज विदाउट, मतलब आवृत्ति को चेंज नहीं करता है क्योंकि उसमें रोटेशनल पार्ट नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन पीसीएल में भी पूछा जा चुका है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बदलता है लेकिन वह करंट आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट क्या निर्धारित करता है? नो लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज कैरी आउट द डिटरमाइन। नो लोड टेस्ट जो किया जाता है वह आपके आयरन लॉस के लिए किया जाता है। नो लोड टेस्ट, नो लोड करंट यानी आयरन लॉस के लिए किया जाता है। और फुल लोड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो कॉपर लॉस के लिए। किसके लिए? कॉपर लॉस के लिए फुल लोड टेस्ट किया जाता है, फुल लोड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक इंडक्टर में वोल्टेज और प्रवाह में फेज डिफरेंस कितना होता है? इंडक्टर के लिए व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री ये क्या करता है? लैग करता है। तो कितना डिग्री होगा आपका? ए ऑप्शन। इंडक्टर के लिए भी 90 डिग्री और वोल्टेज कैपेसिटर के लिए भी 90 डिग्री और रेजिस्टेंस के लिए कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी साइन लहर का पीक टू पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है, पीक टू पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। आरएमएस वोल्टेज क्या होगा? तो वी आरएमएस का मान होता है वी एम बाई क्या होता है? √2। मान रखेंगे यहाँ पर, तो वी एम का मान 10 अपान में √2 हो जाएगा। इसका परिमेय करेंगे तो √2 अपान में √2, तो 10 √2 अपान में √2 कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा ये, तो 5 √2, यानी डी ऑप्शन 5 बटा में √2। ये गलत है, ये नहीं, सी होगा। 5 इंटू कितना हो जाएगा? √2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक ट्रांजिस्टर का एसएफई 100 है तो है आधार प्रवाह आईबी का मान 1 मिली एम्पियर, तो आईसी का मान मतलब कलेक्टर करंट का मान कितना होगा? कलेक्टर करंट का मान कितना होगा? तो यहाँ पर कलेक्टर करंट के लिए बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है, देखिए आपका अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है आईसी अपान में आई, कलेक्टर करंट अपान में आई ई करंट यानी एमीटर करंट होता है, ठीक ना। और आप बीटा के लिए फार्मूला लिखना चाहते हैं, देखिए यहां से आप मान निकालेंगे तो लगभग इसका जो मान आएगा बेस करंट, देखिए बीटा के लिए यहां पर 100 बराबर आईसी का मान निकालना है, बेस करंट कितना दिया है यहाँ पर? 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 गुणे, आप मिली के लिए आप 1 के लिए 1 गुणे 10 का पावर -3 और ये चेंज करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। कितना आएगा? 0.1, यानी एक ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में जंक्शन बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ ए करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन पॉइंट। सभी धाराओं का किसी जंक्शन पर विद्युत सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? तो बीजगणितीय योग आपका होता है 0 के बराबर। सभी करंट सिग्मा सिग्मा आई इक्वल टू किसके बराबर होता है? 0। ये आपका होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम होता है सिग्मा आई आर इक्वल टू 0। किसी भी लूप में सभी विभवों का योग बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, सिग्मा आई इक्वल टू 0। शंट वाउंड मोटर में मोटर की गति घट जाती है जब इन शंट वाउंड मोटर स्पीड आउट ऑफ द मोटर डिक्रीज विथ। जैसे ही शंट वाउंड मोटर की गति घटेगी तो उसके भार में वृद्धि के कारण उसकी लोड बढ़ने के कारण करंट का मान बढ़ता है और स्पीड क्या होती है? घट जाती है, स्पीड घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रसोई के उपकरणों में इस्तेमाल मोटर किस प्रकार का है? टाइप ऑफ मोटर यूज्ड इन किचन अप्लायंसेस। देखिए रसोई के घर में आपके जो मिक्सचर जैसे मान लीजिए उपयोग किए जाते हैं इसके हिसाब से, तो मिक्सचर में कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर। और ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बी क्या है? व्हाट इज द बी? क्या होगा? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि बी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बी का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार डेल्टा स्टार्टर में शुरुआती धारा क्या होता है? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो √3 गुना कम हो जाता है। ठीक है, √3 गुना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर
किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। कि कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, विद्युत धारा और घुमाव की संख्या के बीच क्या संबंध है? वोल्टेज, विद्युत धारा और घुमाव के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पर मतलब टर्नों के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पर होता है, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर होता है V2 अपान में V1 या E2 अपान में E1, ठीक है, या N2 अपान में N1। और V2 अपान में V1 बराबर I1 अपान में I2। करंट और वोल्टेज में ये संबंध होता है। तो क्या हो जाएगा? V2 अपान में V1 N2 अपान में N1। और इसके लिए हो जाएगा I2, नहीं, ये तो नहीं होगा। V2 अपान में V1 N2 अपान में N1 और I1 अपान में I2। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी चार्ज की अवस्था में लेड एसिड बैटरियों के सकारात्मक और नकारात्मक प्लेट क्या होते हैं? जो पॉजिटिव प्लेट होगा और जो निगेटिव प्लेट होगा वह क्या होंगे? तो देखिए, लेड एसिड बैटरी में जब वो चार्ज फुल अवस्था के चार्जिंग पूरी जब चार्ज हो जाती है बैटरी, तो उसके जो पॉजिटिव प्लेट हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो निगेटिव टर्मिनल पे आपका आता है सीसा, पीबी। निगेटिव टर्मिनल पे क्या आता है? पीबी। और पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या आता है? लेड ऑक्साइड। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होता है आपका? लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पे लेड ऑक्साइड और निगेटिव टर्मिनल पे लेड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये लेड ऑक्साइड, और निगेटिव पे क्या आ जाएगा? पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के क्षमता दक्षता का सूत्र क्या है? ट्रांसफार्मर के क्षमता दक्षता का सूत्र क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ केवीए कैपेसिटी ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर √3 VI? सी करेक्ट ऑप्शन होगा। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, एक चरण मोटरों में किस फेज विभाजन को प्राप्त करने के लिए संधारित्र को कैसे लगाया जाता है? संधारित्र को कैसे लगाया जाता है सिंगल फेज मोटर में? तो कैपेसिटर को ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज क्रम में कनेक्ट किया जाता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज क्रम में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और ये आपका 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।